संगठन। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? विश्व के प्रमुख संगठन, मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्लास बहुत अच्छी है तो हो सकता है यूट्यूब पर भी जाएगी, हालांकि ये पेड कोर्स की क्लास है। ये थ्योरी क्लास हम लोग पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिएगा अगले 30 से 40 मिनट के अंदर में, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और यहां से जो है ना आपका जीके के अंदर में 1-2 नंबर कंफर्म रहेगा हर एग्जामिनेशन में। आज के इस 30 मिनट के लेक्चर से हर एग्जामिनेशन में आपको 1-2 नंबर का पूछता है। मिनिमम 1 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर तक तो जाएगा ही जाएगा पीटी के अंदर में। सबसे पहला एक चीज जो आपको बहुत परेशान करता है, बहुत खटकता है, वो है राष्ट्रमंडल देश। ये क्या है राष्ट्रमंडल देश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है। कॉमनवेल्थ संगठन या फिर राष्ट्रमंडल। क्या है ये राष्ट्रमंडल, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल देखो क्या है। राष्ट्रमंडल जैसे अगर बात करें कि पुराने जमाने में जैसे जिन जिन देशों पर ब्रिटिश साम्राज्य का क्या था, राज था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते थे, तो ब्रिटिश साम्राज्य ने जब क्या किया, उन देशों को छोड़ा, तो ऐसे देशों से एक अच्छी कनेक्टिविटी, एक ऐसा संवाद बना रहे, इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे मित्र होते हैं ना, पुराने दोस्त वगैरह या कॉलेज फ्रेंड वगैरह रहते हैं, या वर्तमान के जो कॉलेज फ्रेंड रहते हैं, तो हम लोग अभी वर्तमान में क्या करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, जिससे कोई भी शेयर करने वाली बातें होती है तो सब उसमें लिखता है, पूछता है, या फोटो वगैरह डालते हैं तो सब कोई देख लेता है, सारे मित्र देख लेते हैं। उसी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य यानी जो इंग्लैंड का राज था, जिन जिन देशों में था, जैसे भारत पर कब्जा था, उसी तरह से अलग अलग और बहुत सारे देशों में कब्जा था, तो उन्हीं में से बहुत सारे देश तो नहीं लेकिन बहुत सारे देशों को मिला करके एक ग्रुप बनाया। उसका नाम जो है इन्होंने राष्ट्रमंडल या फिर कॉमनवेल्थ ग्रुप रखा। क्या रखा? कॉमनवेल्थ ग्रुप रखा। तो आप समझोगे कॉमनवेल्थ में कौन से देश आएंगे, तो मोस्टली वही सारे देश हैं जिन पर क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा था, ठीक है। इसमें जितने सारे लोग होंगे उसमें क्या है, इसमें पुराने समय में जो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग थे, ब्रिटिश साम्राज्य के देश थे, ब्रिटिशों का कब्जा जहां जहां था, जब उनको आजाद करते गए तो उनको कॉमनवेल्थ ग्रुप में डालते चले गए ताकि एक अच्छा संवाद वहां पर बना रहे। अब देखो राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई कब थी? वर्ष 1926 में हुई थी। जबकि भारत कब आजाद हुआ था? भारत आजाद हुआ था सन 1947 ईस्वी में, ठीक है। बहुत पहले बन चुका था, बहुत पहले बन चुका था। अच्छा 19 में एक बड़ी घटना क्या हुई थी? 19 में आज का जो आरएसएस है, आज का जो आरएसएस है उसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1925 ईस्वी में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? वर्ष 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर बात करें राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या जो है कुल मिलाकर के 56 देश है। तो बहुत बड़ा संगठन है ये कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है, ये बहुत बड़ा संगठन है और कुल मिलाकर के 26 देश यहां पर है। समझ आ गया ना? कितने देश हैं? 26, सॉरी, कुल मिलाकर के यहां पर 56 देश हैं, 56 कंट्री यहां पर हैं आपका, ठीक है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो कहां पर है? स्वाभाविक बात है कि इसकी मुख्यालय कहां पर है? लंदन के अंदर में है, इंग्लैंड में है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम लंदन के अंदर में इसका मुख्यालय। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं राष्ट्रमंडल को। फटाफट क्या करते हैं, एक बार इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग नाटो को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब कहोगे सर ये नाटो क्या है, तो चलिए अगले 1 मिनट में पता चलेगा कि नाटो क्या है। फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला चीज, कॉमनवेल्थ ग्रुप या फिर राष्ट्रमंडल ग्रुप, ठीक है, या राष्ट्रमंडल देश, ये जो ग्रुप है ये कैसे कंट्रियों का ग्रुप है? तो आंसर होगा कि कॉमनवेल्थ ग्रुप जो है ऐसे कंट्रियों का ग्रुप है जहां जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था, जहां जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का रूल था। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने उन देशों को आजाद करते गए तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं उसी तरह से वो एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में का सदस्य सभी को बनाते चले गए ताकि एक संवाद बना रहे ऐसे कंट्रियों के साथ। कभी चूंकि 100 साल तक, 50 साल तक, 200 साल तक राज किया, 300 साल तक राज किया बहुत सारे कंट्रियों में, तो उससे कनेक्टिविटी बना रहे, तो ऐसा एक ग्रुप बना दिया यहां पर, ठीक है। और वो देश भी चाहता है कि भैया इंग्लैंड इतने साल तक हम पर राज किया, तो एक कनेक्टिविटी बना रहे ताकि कभी भी किसी चीज को, शुरुआती चीज में क्या होता है ना, दिक्कत होता है। शुरुआती चीज में अगर बाप बेटे हो, अगर बेटा बाप से अलग होकर अलग घर बना रहा है, कहीं जा रहा है, तो आपको
क्योंकि डिपेंडेंट थे अपने फादर पर, फैमिली पर, तो शुरुआत के दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको होंगी। हर एक चीज को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, हो सकता है मांगना पड़ेगा, तो वही सारी दिक्कतें हो जाती है ना। कनेक्टेड रहना उनको भी लगता है कि जरूरी है। यही कारण है कि यहां पर एक ग्रुप का निर्माण हुआ और इसी ग्रुप को कॉमनवेल्थ ग्रुप कहा गया। तो कॉमनवेल्थ ग्रुप में कौन से देश होंगे? वही देश होंगे जो, वही देश हैं जो क्या थे? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आते थे, ठीक है। तो और यहां पर बहुत सारे कंट्री है जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आते थे और उन्हीं का ग्रुप है ये कॉमनवेल्थ ग्रुप। इसकी स्थापना कब हुई थी कॉमनवेल्थ नेशन की? सन 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में अगर देखें तो 56 कंट्री इसके सदस्य हैं और इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन में। याद रहेगा? क्लियर है? कॉमनवेल्थ में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आने वाले वो सभी देश शामिल हैं जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा था। दूसरा, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। अभी वर्तमान में 56 देश इसके सदस्य हैं और इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नाटो, NATO। बताइए फटाफट। चलिए, नाटो, NATO, नाटो का क्या मतलब है? नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है भैया? देखो नाटो का, तो ये हमारा 50 के सेलिब्रेशन हो रहा है और इसमें कैसे आप डिस्काउंट पा सकते हो? 6 से 12 दिसंबर के बीच में 50 के यानी 50 के आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना होगा हमने इसको बता दिया है आपको, आप अपने कोर्स का यहां पर देख लो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं क्विकली, अगर 1 मिनट में बताऊं मैं। सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ड्रीम सेवक IAS ऐप को। वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा या आपको व्हाट्सएप पर भी लिंक चला गया होगा। सीधा आप रजिस्टर कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद। रजिस्टर करते ही दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते इस तरह से आपका कुछ खुल के आएगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन आपको पेड कोर्स का दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। जो भी बैच लेना इस तरह से आपका खुल जाएगा। उसके नीचे बाय नाउ है। डेमो देखना है तो व्यू डेमो पर क्लिक करके एक एक वीडियो आपका फ्री है वो चल जाएगा। यहां से बाय नाउ कर लीजिए जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है। बाय नाउ करते ही यहां पर एक छोटा ऑप्शन आ रहा है अप्लाई कूपन का और यहीं पर आपको लिखना है 50K। जैसे इसको लगा के आप अप्लाई करोगे तो आपका डिस्काउंट यहीं दिखा देगा और फिर यहां से आप पे ऑनलाइन करके और यहां से UPI के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, अपना है तो अपना या किसी और का है तो उसको डाल करके यहां से पेमेंट आप करवा करके ज्वाइन कर सकते हो। जब एक बार आपका कोर्स ज्वाइन हो जाता है तो सबसे नीचे यहां पर माई कोर्स दिख रहा है आपको, सबसे नीचे इस पे क्लिक कीजिए और इस तरह से आपका कोर्स पूरा खुल जाएगा। सारे ही सब्जेक्ट की कोर्सेस एक्टिवेट हो जाएंगी और यहां से लाइव क्लास वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो लाइव क्लास आप यहां से देख पाओगे। टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये सारे टेस्ट आपके ओपन हो जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो ये नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। इस पर व्हाट्सएप पर हाई लिख दीजिएगा। सारी लिंक्स जो है जरूरी हम अपनी तरफ से आपको भेज देंगे। ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगा N से हो जाएगा नॉर्थ, A से क्या हो जाएगा अटलांटिक, T से क्या हो जाएगा ट्रीटी और O से क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे? नाटो बोलेंगे। ठीक है, चलिए नाटो को पढ़ने से पहले एक चीज जान लीजिए। आप सभी को पता होगा ना कि ड्रीम सेवक IAS पर अभी जो है क्या हुआ है, हमारा ड्रीम सेवक टीचर्स जो सेकंड चैनल है, जो फर्स्ट चैनल है DSI ड्रीम सेवक IAS, DSIS, तो DSIS पे तो ऑलरेडी 1.8 लाख लोग यहां पर हैं। 1.8 लाख परिवार सदस्य ऑलरेडी हमारा इसमें हैं। ठीक है, DSIS में। लेकिन DST वाला जो चैनल है ड्रीम सेवक टीचर्स पर, इस पे अभी 50K हुआ है और इसके उपलक्ष्य में अगर आप कूपन कोड यूज करोगे 50K ड्रीम सेवक IAS वाले हमारे इस पर ड्रीम सेवक IAS ऐप पर अगर आप 50K कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो कोई भी कोर्स के अंदर में आपको 20% डिस्काउंट मिलता है 6 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच। अब देखो इसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कैसे आप ले सकते हो इस ऑफर का लाभ। 1-1.5 मिनट की वीडियो हम आपको सेंड कर देंगे। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9065588003 पर, ये नंबर है, इस पर आप संपर्क कर लीजिए। इस पर जैसे ही आप व्हाट्सएप पर हाई लिखेंगे तो हमारी तरफ से ऑटोमेटिक लिंक जाएगा और आप वीडियो देख करके जो है कोर्स को बड़ी आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर आपको किसी और से पेमेंट कराना है तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे हमारा स्कैनर मांग लीजिए, हम स्कैनर प्रोवाइड कर देंगे। आप किसी से भी स्कैन करवा के पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज करके ज्वाइन हो सकते हो। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ताकि यूट्यूब पर जो बच्चे देख रहे होंगे एटलीस्ट उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा लाभदायक हो। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं और जारी रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन आते हैं इसके अंदर में, इसकी स्थापना कब हुई थी? नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ। अभी अगर वर्तमान सदस्यों की संख्या की बात करें तो टोटल 30 इसके अंदर में सदस्य हैं, ठीक है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई और वर्तमान में 30 सदस्य जो हैं यहां पर शामिल हैं। अभी 30 लोगों का ये ग्रुप है। 30 लोग कहने का मतलब 30 देशों का ये ग्रुप है। 27 मार्च 2020 को, है ना, लास्ट में क्या हुआ? उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का जो है 30वां राज्य बना है। 27 मार्च 2020 को नाटो जो है, नाटो का 30वां जो है सदस्य बना है। कौन? यहां पर कि नाम है उत्तरी मैसेडोनिया। और याद होगा अभी जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो ये यूक्रेन जो है वो इसी नाटो में शामिल होना चाह रहा है। और ये नाटो जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो जिसमें कि यूरोपियन यूनियन वगैरह के जितने सारे कंट्रीज हैं, यूरोप के कंट्रीज और खास करके यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज और अमेरिका भी इसमें क्या है, आपका अमेरिका का काफी वर्चस्व है। तो ऐसे जो वेस्ट कंट्रियां हैं उनका वर्चस्व है। और ये ईस्ट जैसे रसिया जैसे कंट्रियों के जो उनका नैरेटिव है उसके बिल्कुल खिलाफ चलता है ये, ठीक है। तो ईस्ट के नैरेटिव के बिल्कुल खिलाफ है, रसिया के नैरेटिव के बिल्कुल खिलाफ है। जहां जहां पर रशिया अपनी मर्जी का कुछ करना चाहता है या अपने इंटरेस्ट का कुछ करना चाहता है तो रसिया के इंटरेस्ट को रोकने का भी काम करता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। यही कारण है कि एक फाइट हमेशा चलती है रशिया और नाटो के बीच में। रशिया और नाटो के बीच में हमेशा फाइट, जैसे रसिया और यूएसए के बीच में हमेशा फाइट चलती आ रही है पिछले 50 सालों से, आप देखोगे। तो उसी तरह से ये नाटो उन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट का, और रसिया या फिर ऐसी और भी कंट्रियां हैं उसके इंटरेस्ट के लिए क्या होती है, उसके खिलाफ ये कहीं ना कहीं काम करती है ना, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का सदस्य बना। यूक्रेन इसका सदस्य बनना चाहता था। क्यों यूक्रेन पर रसिया ने अटैक कर दिया? क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाता तो यह अमेरिका की झोली में जाकर के गिर जाता, समझ रहे हैं ना, और उन सारे कंट्रियों की झोली में जाकर के गिर जाता जो कि रशिया के इंटरेस्ट के खिलाफ कहीं ना कहीं है, ठीक है। रसिया का जो वर्चस्व है वो उसके कहीं ना कहीं रोकने के, लिमिटेशन करने के चाहत रखते हैं, वैसी कंट्रियों की झोली में जाता। दूसरी, नाटो का सदस्य बनते ही अमेरिका अपनी मिसाइलों को, अपनी आर्मी को यूक्रेन तक ला सकती थी और यूक्रेन का बॉर्डर सीधा टच होता है किसके साथ? रशिया के साथ। तो यूक्रेन के बॉर्डर तक अगर वो उनकी चीजें आ जाती, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह वहां पर इंस्टॉल हो जाती, बहुत सारी चीजें इंस्टॉल हो जाती, तो फिर रसिया पर के किसी भी भाग पर अटैक करना अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। युद्ध के समय में पूरा रशिया को तबाह कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए कि यहां पर अमेरिका कम से कम उसके करीब ना पहुंच सके। जैसे आपका कोई दुश्मन है, बहुत जानी दुश्मन है, आप यही चाहोगे कि वो कितना ज्यादा आपसे दूर रहे ताकि आप बहुत फ्री फील करो, ठीक है। अगर वो बहुत करीब आपके आता है तो आप पे खतरा बढ़ते जाता है। तो वही चीज था रशिया के साथ, इसीलिए रशिया ने उसको मना किया। नहीं माना तो फाइनली रशिया ने उस पर अटैक किया, ठीक है, कि आप इंडिपेंडेंट रहो चलेगा लेकिन किसी के झोली में मत जाओ, हमारे पास नहीं आ सकते तो उधर भी मत जाओ, आप इंडिपेंडेंट होकर के काम करो। जैसे भारत कर रहा है ऐसे अगर करता तो यूक्रेन पर अटैक नहीं होता, ठीक है। 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना और नाटो का मुख्यालय जो है ये कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर में क्या है? नाटो का मुख्यालय। तो याद रहेगा नाटो के बारे में। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य हैं। 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनिया इसका आखिरी सदस्य बना है और इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर में। सीधा सीधा याद क्या रखना है? 2 वर्ड याद रखना है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। बस, और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यही 2 चीज आपको पूछेगा। चलिए तीसरी बड़ी संगठन के बारे में जानते हैं जो कि है यूरोपियन यूनियन। जी हां दोस्तों, यूरोपियन यूनियन। इसी यूरोपियन यूनियन से क्या हुआ है? इंग्लैंड बाहर हो गया, जिसको ब्रेग्जिट कहा गया, ठीक है। इंग्लैंड बाहर हुआ जिसको ब्रेग्जिट कहा गया, ठीक है। ब्रिटेन का एग्जिट हो गया। कहते हैं कि यूरोपियन संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 ईस्वी को, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर, है ना, 1993 को। 1 नवंबर 1993 को, है ना, कब हुई? नीदरलैंड के अंदर में हुई। कहां पर हुई थी? तो मास्ट्रिच, नीदरलैंड में।
सन 1993 ईस्वी में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम के अंदर में, बेल्जियम में ब्रुसेल्स है ना, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर में इसका मुख्यालय है यूरोपियन यूनियन का, है ना। इसके अलावा याद रखना है इसमें टोटल कितने देश हैं? 27 कंट्री है। तो कंट्रियों की संख्या कितनी हो गई? 27, 27 देश शामिल हैं किसके अंदर में? यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। ये यूरोप के अंदर का संगठन है। 27 देश यूरोप के जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर में आते हैं। सारे देश यूरोप के इसके अंदर में आ जाते हैं। इंग्लैंड और एक दो कुछ कंट्रियां होंगी जो बड़ी होंगी, जो इससे बाहर हुई। बाकी सारे यूरोप की जो यूरोप महादेश है उसकी जितनी सारी सदस्य हैं वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द यहाँ पर आपको मिलेंगे। 27 देश हैं यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर में, यूरोपियन संगठन के अंदर में। इसके अलावा याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर का, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर में। यही दो बातें आपको याद रखनी है इसके अंदर में। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन जिसको ओपेक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपेक कहा जाता है। क्या मतलब है ओपेक का? ये देखो यहां पर लिखवा दिया मैंने। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। दुनिया में जितने सारे, खास करके जो मिडिल ईस्ट हैं, मिडिल ईस्ट के आसपास के जितने सारे कंट्रीज हैं, जो भी पेट्रोल अपने यहाँ से बाहर के देशों में बेचते हैं, तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का अपना एक ग्रुप है, अपना एक संगठन है जिसको ओपेक कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। याद रहेगा ओपेक का फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये क्या है? ओपेक है। अब देखो ओपेक के अंदर में वही देश हैं जो क्या करते हैं, देखो यहां नाम से ही जाहिर हो रहा है, पेट्रोलियम निर्यातक देश, यानी पेट्रोल का निर्यात करने वाले देश। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी पेट्रोल का एक्सपोर्ट करने वाला। इंपोर्ट मतलब लाना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना या बेचना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की स्थापना जो है सन 1960 ईस्वी में बगदाद में हुआ था। कहां हुआ था? बगदाद के अंदर में। जल्दी से कमेंट में बताइए कि बगदाद शहर जो है वो कहां पर है। वर्ष 1960 में क्या हुआ? ओपेक की जो स्थापना हुई है वो कहां पर हुई है? बगदाद के अंदर में हुई। क्लियर है। इसके अलावा बात करें कि ओपेक की जो ये है मुख्यालय है वो कहां पर है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर में क्या है? ओपेक की का जो है यहां पर मुख्यालय है। तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा ओपेक का हेडक्वार्टर वियना के अंदर में, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, बुशरा नाज कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेम, ठीक है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह सवाल बच्चों वाला सवाल में यह सवाल सबसे पहले पूछा जाता है, ठीक है। भारत समझ लीजिए नेता है, ठीक है, लीडर है किसका? नेम का, शुरू से ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। देखो ऐसा हो रहा था, आपको पता है ऐसा हो रहा था कि दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई थी, ठीक है। एक तरफ रशिया और एक तरफ यूएसए। आज से 50 साल पीछे जाओगे तो दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी, एक तरफ रशिया और एक तरफ यूएसए, ठीक है। तो 50-60 साल पहले ये कहानी थी, यानी बहुत सारे कंट्री रशिया के तरफ और बहुत सारे कंट्री अमेरिका के तरफ, ठीक है, ये कहानी था। तो पूरा देश, दुनिया दो धड़ों में बटा हुआ था, इस तरफ या उस तरफ। लेकिन वहीं पर कुछ और भी कंट्री थे जिनका यह मानना था कि ना इस तरफ ना उस तरफ, ना रशिया के साथ ना यूएसए के साथ, बल्कि अपने विकास के तरफ फोकस करना है। पार्टी बंदी करने से हमको कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पार्टी बंदी में नहीं जाते, हक की बात कहते हैं, दोनों के हक की बात कहते हैं। तो भारत भी वही कर रहा था। भारत ने सोचा कि अगर हम रशिया के सपोर्ट में जाते हैं तो अमेरिका या अदर कंट्रीज नाराज, और अमेरिका के सपोर्ट में जाएंगे तो रशिया नाराज, और ऐसा करके हमको कुछ मिलेगा भी नहीं। इससे हमारी एक इंटरनेशनल पॉलिसी होनी चाहिए ना, ठीक है, हमारा एक विचारधारा होना चाहिए ना कि हम इस विचारधारे पे चलेंगे। क्यों हम किसी को कॉपी पेस्ट करेंगे? सारे दो देश इधर जा रहे हैं तो इधर जाएं, सारे देश उधर जा रहे हैं तो उधर जाएं। हमारा एक अपना विचार है कि भैया लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है ना, और हम सबको लेकर के साथ चलेंगे और दोनों को समझाते हुए चलेंगे, भैया जितना कम लड़ो, जितना साथ आ जाओ उतना अच्छा होगा। तो वही चीज
ऐसे ही विचारधारा रखने वाले सारे ही देशों के संगठन को, है ना, क्या कहा गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था, गुटनिरपेक्ष देश कहा गया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है भैया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, यहां पर एक साथ है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नेम का नाम दिया गया। क्लियर है? तो आपको समझ में आया नेम में कौन से देश थे या कौन से देश हैं अभी भी? नेम में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, इसमें नेम कंट्रियों में वही सारे देश आते हैं जो ना तो रशिया की तरफ थे शुरुआत से, ना ही अमेरिका की तरफ थे। एक अलग संगठन था जो लड़ाई के विरोध में था, दोनों ना लड़े, दोनों साथ मिलकर काम करे। ठीक है, चलो, इराक की कैपिटल बगदाद है, बहुत अच्छा। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले ये देखिए, गुटनिरपेक्ष देश की स्थापना जो है सन 1961 ईस्वी में हुई थी। और कई बार यही प्रश्न पूछा गया है कि ये कहां पर हुई थी, तो आंसर क्या होगा, बेलग्रेड में हुई थी। ठीक है, बेलग्रेड में हुई थी। जल्दी से कमेंट में बताइए कि बेलग्रेड है कहां पर। तो वर्ष 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुई थी और भारत जो है यहां पर अगुवाई कर रहा था। क्या कर रहा था, अगुवाई कर रहा था, यानी लीडरशिप का रोल अदा कर रहा था। इंडिया जो है नेम में लीडरशिप का रोल अदा कर रहा था। और उस समय पता है कौन थे नेम में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही नेम को बनाया। बहुत सारे कंट्रियों के साथ मिलकर के लीडरशिप का रोल अदा किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत ने लीडरशिप का रोल अदा किया। और सन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक संगठन बना ही डाला। ठीक है, ऐसे देशों का गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मुख्यालय है ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर में। कहां पर है? जकार्ता में। नेम का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आंसर होगा नेम का मुख्यालय, नेम का हेडक्वार्टर जो है ये आपको जकार्ता में है। और इसकी स्थापना सन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड नीदरलैंड के अंदर में हुई थी। कहां पर है? नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए, यही दो बात याद रखना है इससे। नेम है क्या? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। किस तरह का ग्रुप है? तो बता दिया आपको किस तरह का ग्रुप है। स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता के अंदर में। क्या भारत नेम का सदस्य है? आंसर बताइए। क्या भारत नेम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सदस्य है? क्या भारत नेम का सदस्य है? आंसर होगा यस। यस, कहां से? शुरू से ही। ठीक है, शुरू से ही है। और साथ ही साथ क्या किया है? लीडर वाला रोल अदा किया है। इसको बनाने में लीडरशिप भी किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री थे हम इस नेम के अंदर में। जो बड़ी बड़ी कंट्रियां थी वो आदर इस साइड या उस साइड थी, लेकिन भारत जैसी बड़ी कंट्रियां इस नेम का जो है क्या कर रही थी? लीडरशिप का रोल अदा कर रही थी, सबसे आगे थी। ठीक है, और भारत की बात को सब सुन रहा था, सब मान रहा था। अब आते अगली संस्था है हमारी रेड क्रॉस। नाम बहुत बार सुना होगा, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट ने की थी। 1863 के अंदर में हेनरी ड्यूनेट ने की थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? आपको जेनेवा के अंदर में मिलेगा। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर में। ठीक है, रेड क्रॉस का जो मुख्य उद्देश्य है, आप कहोगे सर ये क्या चीज है रेड क्रॉस? इसका मुख्य उद्देश्य जो है, इसका जो पर्पस है रेड क्रॉस का, वो युद्ध क्षेत्र हो या फिर आपदा कोई आई हो, बहुत बड़ी डिजास्टर आई हो या कोई वॉर का सिचुएशन हो, उससे प्रभावित लोगों की सहायता करना। युद्ध हो गया ना, अभी देखो कि युद्ध हो रहा है। ठीक है, अभी देखो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हो रहा है, तो रेड क्रॉस वहां पर काफी एक्टिव होगा। रेड क्रॉस काफी एक्टिव होगा। ये एक ऐसा संगठन है, चाहे आपदा आई, बहुत बड़ी आपदा आई है, लोग फंसे हुए हैं, लोगों की जानें जा रही है, तो वहां पर लोगों की जान बचाना, उसको खाना पानी मुहैया कराना, जिस भी तरह का मदद हो, है ना, कैसे इवैक्यूएशन किया जाए, वहां से निकाला जाए, लोगों की इंफॉर्मेशन लेना, डाटा कलेक्ट करना, ये सारा चीज है ना। रेड क्रॉस बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन एक्टिवली काम करती है, बड़े संगठनों की मदद लेती है यहां पर। ठीक है, अलग अलग देशों से संपर्क साधती है। तो रेड क्रॉस का जो मुख्य उद्देश्य है वो युद्ध और आपदा के क्षेत्र में, वॉर और डिजास्टर के टाइम में जो यहां से लोग प्रभावित होते हैं, जो लोग वहां से भागते हैं, तो उनको कैसे शटल किया जाए, टेम्पररी बेसिस पर कैसे उसको सहायता पहुंचाया जाए, तुरंत उनको राहत पहुंचाया जाए, उनके लिए काम किया जाए, उनकी लाइफ को बचाने के लिए, उनके
खाने पीने रहने का इंतजाम सारी चीजें किया जाए, इससे रेड क्रॉस डील करती है। ठीक है, तो रेड क्रॉस एक बहुत अच्छी संगठन है जो वॉर और आपदा के समय में, डिजास्टर और वॉर के समय में ये क्या करती है, लोगों की मदद करने का काम करती है, लोगों को आपदा से बाहर निकालने का काम करती है। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, जेनेवा के अंदर में है। बस इतना ही याद रखना है। कब स्थापना हुई, नहीं हुई, अगर याद रखना है तो 1863, नहीं रखना है तो मत रखो। हर संस्था से दो ही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आसियान, वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत आसियान। ठीक है, अभी भारत का हॉट टॉपिक है आसियान। शुरू से पिछले 15-20 सालों से हमने आसियान पर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। क्या है ये आसियान? देखो, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान की बात करें तो ये जो है 10 सदस्यों का एक समूह है। वर्तमान में आसियान जो है 10 सदस्यों का, 10 देशों का एक ग्रुप है। और आसियान की अगर मुख्यालय की बात करें, इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका जो आसियान का जो हेडक्वार्टर है, केंद्र सचिवालय है, वो कहां पर मिलेगा, जकार्ता के अंदर में मिलेगा। तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है, अगर मैं एक वर्ड में लिखूं कि आसियान जो है किससे रिलेटेड है, तो आंसर होगा जकार्ता से रिलेटेड है। यानी जकार्ता में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसका पूरा नाम हो जाता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। ठीक है, दक्षिण पूर्वी यानी साउथ ईस्ट कंट्री। जैसे इंडिया क्या है, साउथ कंट्री है ना, साउथ कंट्री है, लेकिन बहुत सारी कंट्रियां हैं जो साउथ ईस्ट है। आप नहीं समझ पा रहे हो, देखो इस तरह से समझो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इसको मान लो कि बीच है, बीच का वर्ल्ड है, ये हमारा वर्ल्ड मैप का बीच पोर्शन है। अब देखो साउथ ईस्ट, ये सारे इधर जितने सारे देश आएंगे, ये सब के सब साउथ और ईस्ट कोने में होंगे ना, तो इसको साउथ ईस्ट कंट्री कहेंगे। अब देखो साउथ ईस्ट में यानी इंडिया के निचले वाले पोर्शन में देखोगे, इस तरफ में जितनी सारी कंट्रियां हैं वो सब साउथ ईस्ट, उन्होंने ग्रुप बना लिया है और उसका नाम रखा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर है? ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब देखो इसके अंदर में टोटल 10 सदस्य हैं। इसकी राजधानी कहां पर है, जकार्ता के अंदर में, सॉरी जकार्ता के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 8 अगस्त सन 1967 ईस्वी को हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट हमारा यहां पर है एडीबी के बारे में जान लेते हैं, एडीबी के बारे में। ठीक है, एडीबी क्या है भैया, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है एडीबी का, वो फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर में है। कहां पर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर में आपको एडीबी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगला है आपका G7, ग्रुप ऑफ 7, बहुत बढ़िया, G7। तो देखिए G7 कंट्री की बात कर लें तो इसकी स्थापना ही हुई थी सन 1975 ईस्वी में। G7 में टोटल 7 देश आते हैं शामिल। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, आपका क्या है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर है ना यूनाइटेड किंगडम है, और चौथे नंबर पर फ्रांस है, पांचवें पर इटली है, छठे पर जर्मनी है, और सातवें पर क्या है, जापान है। टोटल कितने कंट्री हो गए, 7। एक साथ दोहराइए हमारे साथ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, संध्या, प्रीति, मोनल, जूली, समझ में आ रहा है। ए यहां पर देखिए G7 है ना, ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का क्या है, ग्रुप है। 1975 में इसकी स्थापना हुई। सारे बड़ी कंट्रीज ऑलमोस्ट इसमें आ जाते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए आ गया, कनाडा आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया, यूके आ गया, फ्रांस आ गया, इटली आ गया, जर्मनी आ गया और जापान आ गया। ठीक है, ठीक है, इटली, जर्मनी और जापान। ठीक है, देखो यहां पर इटली, जर्मनी, इटली और जापान, जीआई जो। ठीक है, ये जीआई जे इन्हीं के वजह से क्या हुआ, इटली, जर्मनी और जापान, इन्हीं की वजह से कौन सा युद्ध हुआ था, जल्दी से बताइए। इटली, जर्मनी और जापान, यही तीनों देश के वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। क्यों, क्योंकि ये तीनों अपने आप में सुपर पावर बनना चाहते थे और पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 7 देश हैं, कौन कौन है भैया, यूएसए हैं,
कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, फिर जर्मनी, इटली और जापान है। टोटल 7 कंट्री हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स देश को देख लेते हैं। ब्रिक्स जो कंट्री है ना, इसमें देखो नाम से ही जाहिर हो रहा है, बी से ब्राजील, बी से यहां पर देखिए आपको, देखिए बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स, ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। ठीक है, अब देखो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ब्रिक्स की बात कर लें तो इसकी स्थापना सन 2006 में एक नई आर्थिक संगठन है ना, ब्रिक्स के नाम से हुई। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्री जो है ना, शुरुआत में क्या था कि साउथ अफ्रीका नहीं था, इसमें सिर्फ ब्राजील, रूस और भारत था। ब्राजील, रूस और भारत, इन्होंने सन 2006 ईस्वी में ब्रिक का निर्माण किया, BRIC, ब्रिक का निर्माण किया। ठीक है, एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक का इन्होंने निर्माण किया। कब? सन 2006 के बाद, ईस्वी में, सन 2006 में। और रूस के योकातेरिनबर्ग में 16 जून 2009 को ब्रिक का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। तो पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? रूस में हुआ था। कब हुआ था? 16 जून 2009 को। बनी कब थी? सन 2006 में बनी थी, याद रहेगा। और चीन में आयोजित तीसरा ब्रिक शिखर सम्मेलन जब हो रहा था 2011 के समय में, उस समय अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। तो अफ्रीका ब्रिक में है ना, ब्रिक पहले था, उसमें अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो 2011 में, जब तीसरी बैठक हो रही थी, ब्रिक्स की तीसरी बैठक जब हो रही थी 2011 में, तो उस समय क्या हुआ कि इसको साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया और इसका नाम फाइनली बदल करके ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये था आपका ब्रिक्स। तो इसके साथ जो महत्वपूर्ण जितने सारे हमारे संगठन थे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा कंप्लीट हो गया। अभी देखो, जो लोग बच्चे, आप लोग पेड कोर्स वाले बच्चे हो या यूट्यूब पर जो भी देख रहे हो, सभी के लिए बता रहा हूं, अभी कूपन कोड लगाएंगे 50K, और ये कूपन कोड कैपिटल के लगाइएगा। ये कूपन कोड लगाते ही आपको 50% का, सॉरी, इसमें 20% का डिस्काउंट मिल जाता है आपको, है ना, सभी कोर्सेस में। कोई भी कोर्स लेंगे तो 6 से लेकर के 12 दिसंबर तक, याद रखिएगा, इसके बाद नहीं, इसके बाद कोई ऑफर नहीं आ रहा, उसके बाद रहेगा नहीं, एक्सटेंड नहीं होगा, ये 12 को ही समाप्त होने वाला है। 499 रुपए का कोर्स है, 20% डिस्काउंट करके देखेंगे 399 में मात्र आपको आ जाता है। भारत बैच की बात करें 999 का है, मात्र 800 रुपए में, यहां पर 799 में आपको आ जाएगा। वहीं पर दारोगा बैच जो कि मात्र आपको 20% डिस्काउंट करेंगे तो मात्र 560 रुपए में आएगा। उसी तरह से अगर दूसरी बैच की बात कर लें, पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 699 का है, 560 में आ जाएगा। टॉपर बैच 699 का है, 560 में आ जाएगा अगर 12 दिसंबर तक लेंगे। उसी तरह से ये यूपी बीएड के लिए है, 699 का है, ये भी आपको 560 रुपए में अभी वर्तमान परिस्थिति के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जो ऑफर हमारी आई हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। कोई भी आपको कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत है तो 9065588003 इस पर आप डे टाइम में कॉल कर लीजिए, 10, 11, 12 बजे के आसपास, 3 बजे से पहले और 8 बजे के बाद। 8 बजे से लेकर के आप इसको 8 AM से कॉल अगर आपको कुछ पूछना है तो कीजिए, और शाम के 3 बजे से पहले पहले आप कॉल करेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बैठे रहते हैं, इस बीच में आपके कॉल को रिसीव करेंगे और आपको जानकारी देंगे कोर्स के बारे में। लेकिन मैं कहता हूँ कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप व्हाट्सएप पर हाई लिख देंगे। आपको क्या करना है? व्हाट्सएप पर हाई लिखना है। हम अपनी तरफ से 4-5 लिंक्स, जरूरी लिंक्स भेजेंगे। पहली लिंक वीडियो देख करके ज्वाइन कर पाएंगे, और बाकी नीचे की लिंक में और भी जरूरी चीज़ें होंगी और ऐप वगैरह की लिंक होगी। उसी में कैसे कूपन कोड डाल करके डिस्काउंट पाना है ये भी हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और बाकी जो लोग YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पेड कोर्स वाले बच्चे हैं, है ना, आपके रिलेटिव में दोस्त यार भाई बहन कोई भी छूट रखा हो, कोई भी, आपको सारा प्रोसेस पता है, आपको हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी अपनी क्लास है। आप उनको बेधड़क अपने हिसाब से, अगर आपको बिलीव हो रहा है जितना PDF हम दे रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं आप तो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेमेंट लेकर के गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत भर भर के पढ़ाते हैं आपको। तो हम भर भर के पढ़ाने वालों में से हैं। अभी आपकी क्लास और भी चलेंगी, बहुत ज़्यादा जीके के अंदर में और भी बहुत कुछ बचा है पढ़ाने के लिए। मैथ का सिलेबस बिहार SSC में फुल्ली कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। डीएलएड स्पेसिफिक 7-8 चैप्टर हमने आइडेंटिफाई किया है जो डीएलएड स्पेसिफिक है, जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आएगा उनको अलग से डीएलएड वाले को कराया जाएगा। पैरामेडिकल में भी मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है ना, उसको वहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है।